गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट और ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। अर्थात आज हम लोग परावर्तन के नियमों की व्याख्या सीखेंगे। किस आधार पर? प्रकाश के तरंग सिद्धांत या हाइगन के प्रिंसिपल के आधार पर, हाइगन्स के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या सीखेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बीएसई में पूछा जाता है। तो चलिए लिखना है। सबसे पहले लेक्चर 10 क्या होगा? वेव ऑप्टिक्स। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या आता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द basis of wave theory of light, wave theory of light, or on the basis of Huygens प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल स्पष्ट है, हिंदी आप लिख सकते हैं। तरंग सिद्धांत या हाइगन के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम याद दिलाना चाहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं प्लेन वेव फ्रंट के बारे में, और साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन रेज ऑफ लाइट एंड प्लेन वेव फ्रंट और वेव फ्रंट। अर्थात प्रकाश की किरण और तरंगाग्र के बीच क्या संबंध होता है। जिसको याद नहीं है, जो नहीं पढ़ पाए थे, उनके लिए हम रिपीट करना चाहेंगे। लिखना नहीं है आपको इसमें, लेकिन ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या है, वेव है, यानी लाइट आ रही है कैसे? तरंग के रूप में आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो प्रकाश के दूरस्थ स्रोत से। इसको कह सकते हैं डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट।
डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के दूरस्थ स्रोत से ये वेव आ रही है, यानी लाइट आ रही है वेव के रूप में, और किसी खास क्षण पर विचार करें तो किसी खास क्षण पर सारे पार्टिकल्स पर विचार करें तो वो किस में होता है, सेम फेज में होते हैं। और सेम फेज के सारे पार्टिकल्स कोई एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सतह मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। समतल तरंगाग्र कहेंगे, ठीक। और यदि ये वेव नहीं मान करके हम बात करें आपसे, वेव नहीं मान करके बात करें कि रे ऑफ लाइट है, ये प्रकाश की किरण मान लें, और ये आपका क्या है, उस वेव के द्वारा वेव फ्रंट की बात करें, वेव फ्रंट बनाए तो वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट के बीच में क्या संबंध होता है बताए थे, प्रकाश की किरण, और ये क्या है, तरंगाग्र। तरंगाग्र, कोई भी तरंगाग्र हो, हालांकि यहाँ प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, तो एक दूसरे पर लंबवत होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम दोनों की अभी चर्चा करेंगे, एक प्लेन वेव फ्रंट और ये रे ऑफ लाइट। लेकिन अभी आपको ये कैसा नज़र आता है, प्लेन वेव फ्रंट एक आयत के रूप में, रेक्टेंगुलर शेप इसका नज़र आता है, आयताकार शेप नज़र आता है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जब करेंगे हम, किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, परावर्तन के नियमों का, तो हम इस तरह से आयत नहीं दिखाएंगे। प्लेन वेव फ्रंट लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट की चर्चा करेंगे, लेकिन ये इस तरह से नहीं दिखाएंगे। तब एक रेखा के रूप में लेंगे, ऐसे नज़र आएगा आपको, ये कहेंगे ए बी सी, ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। ये सर ऐसा कैसे ले सकते हैं आप, तो देखिए कैसे ले सकते हैं, गौर कीजिए, ये क्या नज़र आता है, कहिएगा ये तो सर शादी का कार्ड नज़र आता है। अरे हाँ, शादी का कार्ड है, लेकिन ये एक प्लेन सरफेस भी तो मान सकते हैं, आयताकार सरफेस भी तो मान सकते हैं। तो आयताकार सरफेस है, सतह है, तो बताओ, ये तो प्लेन वेव फ्रंट के रूप में इसे लेंगे। लेकिन गौर करो, हम यहाँ आप आयताकार देख रहे हैं, आयताकार देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखो तो हमें ऐसे मोड़ दें, ऐसे ऐसे, तो बताओ ये आयताकार नज़र आता है क्या, नहीं। कहोगे नहीं सर ये तो एक रेखा की तरह नज़र आएगा हमको। जस्ट यही हम दिखाएंगे आपको। हम प्लेन वेव फ्रंट को ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, लेकिन आपको क्या होगा, एक रेखा के रूप में हम डिनोट करेंगे, उसको सूचित करेंगे, वो दर्शाएंगे उसको इस तरह से। चलो, होगा प्लेन वेव फ्रंट। बेसिक ये था, और भी बेसिक बातें हम कर सकते हैं। उनके लिए जो रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़े, उनके लिए थोड़ा सा और बताएंगे। ये क्या है सर, अरे
पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है, ये तो पता होना चाहिए, तब उसकी व्याख्या करेंगे। तो बताओ ये क्या है, ये दर्पण कह सकते हो, परावर्तक सतह कह सकते हो, क्या है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जल्दी से बताओ कि इस पर रेज ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगी तो किधर जाएगी, तो कहोगे आपतन बिंदु पर एक नॉर्मल खींचिए, अभिलंब खींचिए, और नॉर्मल खींचने के बाद ये कौन सी किरण कहलाती है, आपतित किरण, और ये आपतन कोण है आई, इसी के बराबर परावर्तन कोण बना लो, और परावर्तन कोण बनाओगे तो ये क्या होगा, परावर्तित किरण हो जाएगी। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में प्रथम लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये फर्स्ट लॉ, इंग्लिश वाले सुन सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the point of incidence, all the three lie in one plane। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या पढ़े हैं, सेकेंड लॉ पढ़े हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो कहता है सेकेंड लॉ। और ये दो ही तो लॉ है किसका, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, परावर्तन के नियम का दो ही लॉ है, दो ही नियम। आइए बात करेंगे आपसे इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का व्याख्या करेंगे किसके आधार पर, हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पर। आइए देखते हैं, मिटाना पड़ेगा इसको, फिगर ड्रॉ करने में हमको परेशानी होगी। शीर्षक आप लिख ही चुके हैं, और ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यक्स डैश कह सकते हैं, ये एक तरह का दर्पण है, ठीक। और इस पर क्या हो रही है देखना, क्या करेंगे हम, चलो देखो तो इस तरह से ये हम लेते हैं, ये बी सी, ये क्या है, ए बी सी प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र है। हम कहे थे कि हम लेंगे रेखा के रूप में, जबकि ये है आयताकार, ये प्लेन वेव फ्रंट है इसे, लेकिन आपको दिखाई देगा ये कैसे, एक रेखा के रूप में। यही ए बी सी प्लेन वेव फ्रंट है, और
इस प्लेन वेव फ्रंट को देखोगे गौर से, हालांकि ये क्लियर नहीं है, लंबवत नहीं है बाबू, ये लंबवत दिखाना था। कौन सा? चलो देखो, लंबवत दिखाना था, ये लंबवत नहीं हुआ, इस पर ये लंबवत दिखाना था। फिर से फिगर ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर दिखाना था। ठीक से ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर दिखाना है हमको, मकसद ये है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सही है। देखो तो परपेंडिकुलर दिखाना है। ठीक, यहाँ से हम लाते हैं परपेंडिकुलर, मानना पड़ेगा, नहीं भी होगा तो परपेंडिकुलर खींचे, ये मानो। किस पर? इस पर। यहाँ भी ये परपेंडिकुलर खींचे हैं, ठीक, इस पर यहाँ फिर परपेंडिकुलर है, ठीक, मानो परपेंडिकुलर है। तो बताओ जी, ये बी सी ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। और कहिए सर ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोल रहे थे, ये क्या है? अरे ये है पी, ये ले लें, क्यू बी लें, आर सी लें, तो ये लंबवत है किस पर? प्लेन वेव फ्रंट पर। तो सोचिए तो, प्लेन वेव फ्रंट पर जब लंबवत कोई रेखा रहेगी तो वो क्या हो जाएगा? ये इसको मान सकते हैं हम प्रकाश की किरण है, रे ऑफ लाइट है। क्यों? रे ऑफ लाइट प्लेन वेव फ्रंट पर क्या होता है? लंबवत होती है। हालांकि किसी भी वेव फ्रंट पर लंबवत होती है, तो यहाँ प्लेन वेव फ्रंट है तो क्या होगा? लंबवत होगा। ठीक, तो ये बी सी ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है, और ये इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रही है, ये एक परावर्तक सतह यक्स यक्स डैश पर। ये यक्स यक्स डैश क्या है? परावर्तक सतह है, जिसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी पर एक प्लेन वेव फ्रंट आपतित हो रही है। ठीक, आप बताओ कि यदि यक्स यक्स डैश प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह नहीं होता, तब टी समय के बाद ये बी सी की नई स्थिति क्या होती? हम मान लेते हैं टी समय के बाद सी पॉइंट कहाँ पर आ जाती है? यह पॉइंट पर। तो बताओ कि सी जब यह पर आ सकती है टी समय में, तो ये कहाँ जा सकती है? ये बताओ। ये सर ये भी तो जाएगी, कितना दूरी तय करेगी? सी एफ, यानी सी जितना दूरी तय करती है सी पॉइंट, तो ये पॉइंट भी उतना ही दूरी तय करती। कब? जब यक्स यक्स डैश नहीं होती, ये सरफेस नहीं होता यक्स यक्स डैश, तो सी जितना दूरी तय कर रही है टी समय में, उतना ही दूरी ये भी करे। तो बताओ, सी एफ को क्या ले लेते हैं? सी एफ के बराबर ही ये भी दूरी तय करेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, एक पैरेलेलोग्राम
ये देखो तो आयत कह सकते हो, एक आयत बना लेते हैं। आयत है, मानना पड़ेगा, बार बार मिटाएंगे नहीं हम। तो बताओ ये क्या हो गया, DEF। ये नई स्थिति होती कब, T समय के बाद, जब x डैश नहीं होता। ऐसा ये पोजीशन होता। लेकिन x डैश की उपस्थिति के कारण, परावर्तक सतह की उपस्थिति के कारण यह वेव फ्रंट परावर्तित हो जाती है। ये दर्पण के नीचे तो जाएगा नहीं ना, ये क्या होगा, उसी दिशा में लौट जाएगी। तो उसी दिशा में लौट जाएगी तो हम लोगों को परावर्तित वेव फ्रंट की नई स्थिति ज्ञात करना है। परावर्तन के बाद ये कहाँ जाएगी, ये स्थिति ज्ञात करना है। तो चलो, C पॉइंट F पर आ जाएगा कितने समय के बाद, T समय के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं। अब है ये पॉइंट कहाँ जाएगा, कहाँ चला जाएगा। तो देखो कि जाएगा कितना, जितना दूरी ये इधर नहीं रहने पर करता, x डैश नहीं रहता तो कितना दूरी तय करते, AD के बराबर। AD के बराबर दूरी तय करता है तो उतने नहीं, यहाँ क्या होगा लौटने के बाद, उतने दूरी तय करते हैं, क्या होगा तो क्या करते हैं उसके लिए AD को मान लेते हैं त्रिज्या, रेडियस, और ये को केंद्र मान लेते हैं। और केंद्र मान करके एक चाप खींचते हैं, ऐसे चाप खींच लेते हैं। तो चाप जब खींचेंगे तो क्या होगा, कल्पना करो, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो कोशिश करते हैं, एक्यूरेट नहीं भी होगा तो अपना कोशिश करना मिलाने का, करने का, ये समझो इसी तरह का है। लगभग हो गया मेरा। ये चाप खींचे, आर्क खींचे, ठीक, AD को त्रिज्या मानकर, और क्या किए, अब यह बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखो तो यह बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, किस पर, यह स्पर्श रेखा खींचे हैं आर्क पर, चाप पर खींचे। ये B यहाँ पर है इसका, और ये जैसे खींचते हैं, खींचे तो ये जिस पॉइंट पर मिल गया, स्पर्श बिंदु जहाँ पर हुआ, वही हो गया क्या चीज़, ये का नया पोजीशन, ये की नई स्थिति, और उसको हम लोग मान लेते हैं H। देखिए ना, ये D जितना है उतने AH भी है, चूँकि सेम त्रिज्या होती है, चाप ये है, तो ये D के बराबर AH होगा। ठीक ठीक। अब बता तो, T समय के बाद C तो F बढ़ गया, ये कहाँ पर चला गया, H पर चला गया। अब साबित क्या करना है, अब ये साबित करना है कि B की नई स्थिति क्या होगी। देखो B की नई स्थिति, हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो प्रकाश की किरण आएगी ही आएगी, यहाँ तक तो आएगा वेव फ्रंट यहाँ पर। अब इसके बाद ये नीचे नहीं जा करके क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो देखो ऐसे मान लें हम, ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला गया, और वो H के F मानते हैं हम, ये K मान लिए। K क्या है, तो B की नई स्थिति है। देखो ना, B आ गया कहाँ तक, G तक तो आ गया, लेकिन उसको आना था E तक, यह इधर नहीं आकर के इधर चला गया,
के पर चला गया। और ये साबित कर दें हम कि B की नई स्थिति क्या है, K है, तो हम कह सकते हैं कि H K F रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ही है, ये परावर्तित तरंगाग्र ही है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, हमको H K F परावर्तित तरंगाग्र है ये साबित करना है। यह साबित करने के लिए हम क्या अपनाए कि T समय के बाद C आ गया F पर, ये क्लियर है, कन्फर्म है। अब ये पॉइंट कहाँ गई ये पता करने के लिए क्या किए कि AD के बराबर एक त्रिज्या लिए और ये को केंद्र मानकर चाप खींच लिए और उस चाप पर स्पर्श रेखा खींचे, कहाँ से, यह बिंदु से। और यह बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के बाद इस चाप के जिस बिंदु पर वह स्पर्श रेखा मिलती है वही बिंदु हो गया ये की नई स्थिति। क्यों? क्योंकि ये x डैश नहीं रहने पर तो यही दूरी तय करता है, ये D अब इधर नहीं करके क्या कर गया, उसी दिशा ये दर्पण से ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। ठीक, अब क्या प्रूफ करना है कि ये B यहाँ पॉइंट है, B की नई स्थिति क्या है, K है। और ये यदि साबित कर दें तो कहेंगे H K F परावर्तित तरंगाग्र ही है। लेकिन B पॉइंट K पर गया, इसके लिए क्या साबित करना होगा, तो गौर करो, G से E तक चली, तो G से E तक जाने में जितना दूरी तय करना पड़ता उतना ही दूरी इधर तय करना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ नहीं रहने पर तो ये G से E आता, लेकिन x डैश की उपस्थिति के कारण ये रिफ्लेक्ट हो गई तो G से कहाँ पर चली गई, K पर। G से K पर जब चली गई तो G बराबर क्या प्रूफ कर देना पड़ेगा, G बराबर G के। और जैसे ही G बराबर G के प्रूफ करेंगे तो कह देंगे कि B की नई स्थिति क्या है, K है। तो चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके संबंध में लिखेंगे और क्या प्रूफ करना है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए लिखना शुरू कीजिए, मेरे साथ लिखिए। चित्र में x डैश एक x डैश एक परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ABC आपतित हो रही है, आपतित हो रही है। यदि परावर्तक सतह x डैश अनुपस्थित रहता,
अनुपस्थित रहता तो t समय के बाद ABC की यानी तरंगाग्र ABC की तरंगाग्र ABC की नई स्थिति DEF होती, किंतु x डैश की उपस्थिति के कारण तरंगाग्र ABC परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो हमें इस परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति का पता करना है, स्थिति का पता करना है, अर्थात नई स्थिति ज्ञात करना है। चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। चित्र से यह स्पष्ट है कि C बिंदु की नई स्थिति T समय के बाद F होगी। ये तो क्लियर है। ये बिंदु की नई स्थिति ज्ञात करने के लिए AD को त्रिज्या और ये को केंद्र मानकर एक चाप खींचते हैं, जिस पर F बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो कि H बिंदु पर मिलती है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बिंदु की नई स्थिति याच होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये की नई स्थिति याच होगी। ये बिंदु की नई स्थिति, ये बिंदु की नई स्थिति एच होगी। ठीक, चलिए लिख चुके होंगे चित्र में यक्स यक्स डैश एक परावर्तक सतह है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ABC आपतित हो रही है। समझा चुके हैं, एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। जो बोले हैं समझाने के क्रम में वही बात हम लिख रहे हैं, एक बार पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या अब करना है बाबू? बी की नई स्थिति के है ये साबित करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यदि हम यह साबित कर दें कि बी बिंदु की नई स्थिति के है, तो हम कह सकते हैं कि HKF परावर्तित तरंगाग्र ही है। परावर्तित तरंगाग्र ही है। बी की नई स्थिति के है यह साबित करने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि G इज इक्वल टू GK, अर्थात G से E तक जितना दूरी तय करेगा उतना ही इधर भी करेगा। तो GE बराबर GK, ये साबित करना है। तो चलो साबित कर देते हैं। जैसे ही साबित कर देंगे तो कहेंगे HKF क्या है? बोलिए, HKF क्या है? परावर्तित वेव फ्रंट है। परावर्तित वेव फ्रंट। चलो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब ये GE बराबर GK कैसे प्रूफ करें? तो ध्यान दो, मिटा देना पड़ेगा, अच्छा रहेगा लिखने में। साबित करना है G बराबर GK। और देखो G बराबर GK के लिए क्या करना होगा?
इन सिमिलर ट्रायंगल्स, इन सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सा? ये डी एफ एंड जी ई एफ, ए डी एफ एंड जी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल आप लोग समझते हैं, एंगल समान होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेखा है, किरण है, ये क्या है? तरंगाग्र है। तो पहले बता चुके हैं, आज हम इसका यूज करेंगे कि तरंगाग्र पर प्रकाश की किरण लंबवत होती है, तो लंबवत होती है तो 90 डिग्री होगा ही। ये भी तो वही है, प्रकाश की किरण है, ये वेव फ्रंट है तो 90 डिग्री है। ठीक, और बोलो तो क्या कॉमन है? कहिएगा ये एंगल तो सर दोनों में है, ये डी एफ में और जी ई एफ में, दोनों में है। तो बच गया क्या? ये वाला एंगल बच गया और ये वाला एंगल बच गया। सही है? ठीक, तो ये क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका भुजा समानुपाती होता है, भुजा का अनुपात क्या होता है? इक्वल होता है। तो जल्दी से चलो, ये डी बाय बोल दो हमको, ए डी बाय क्या लेना होगा? जी, बड़े का ए डी और दूसरे का जी, ए डी और जी लेना पड़ेगा। ए डी और ए डी बाय क्या ले लिए? जी ले लिए। और क्या लेना पड़ेगा? ए एफ बाय क्या लेंगे? जी एफ ले लेंगे। ए एफ बाय जी एफ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान। ऑल्सो इन सिमिलर ट्रायंगल्स, किसमें? ये एच एफ एंड बी जी एफ, ए एच एफ, ये 90 डिग्री है। और क्या? बी जी, गौर करो गौर, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की बात कर दिए हैं, तो ये एच एफ जी के एफ होगा, जी के एफ, जी के एफ। अब बताओ कि ए एच बाय क्या होगा? जी के, फिर ए एफ बाय क्या होगा? जी एफ। समझना चाहिए आपको कि ये तो वेव फ्रंट है, ये प्रकाश की किरण है थी, 90 डिग्री होगा एक दूसरे के बीच, ये भी 90 डिग्री होगा। ये कॉमन एंगल हो गया ये वाला, तो रेस्ट एंगल ये वाला क्या होगा? दोनों सेम होगा। तो क्या हो गया? ऑल एंगल्स यानी ईच एंगल्स इक्वल हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएगा। और गौर करो अब कि यहाँ देखना आर एच एस इक्वल है, ए एफ बाय जी एफ, ए एफ बाय जी एफ। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या पाते हैं बाबू? ए डी बाय जी इज इक्वल टू ए एच बाय जी के होगा। और ए डी के बारे में बताओ तो ए डी ये ए एच के बराबर नहीं है क्या? ये क्यों नहीं होगा सर? ए डी ए एच के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि त्रिज्या तो समान होती है, रेडियस इक्वल होती है,
तो बताओ AD के बदले AH लिख दें? AD के बदले क्या लिख दिए? AD के बदले AH लिख दिए। तो बताओ अब हमको क्या लिखे? AD बराबर AH लिखें। बताओ AH कैंसिल कर देंगे, G बराबर GK हो जाए, ये 1/G बराबर 1/GK, देयरफॉर G इज इक्वल टू GK हो जाएगा। अब बताओ साबित हुआ कि G बराबर GK, और जैसे ही ये प्रूफ कर दिए वैसे ही क्या हो गया? साबित हो गया कि HKF रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ही है, परावर्तित तरंगाग्र ही है। तो चलो यहाँ तक लिखने के बाद नीचे में लिखेंगे इससे यह साबित हो गया कि HKF परावर्तित तरंगाग्र ही है, परावर्तित तरंगाग्र ही है। चलो ये तो साबित कर दिए, लेकिन हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पता करना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करना, प्रूफ। तो चलो ना, अभी तक जानते हो क्या किए हैं? ये आपतित किरण है, तो अभी तक साबित कर पाए हैं कि ये क्या है? परावर्तित किरण है। यहाँ किरण बोलते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? यह आपतित वेव फ्रंट है ABC, और ये HKF क्या है? परावर्तित वेव फ्रंट है। जिसको समझ में नहीं आया है देख सकते हो, ये ABC प्लेन वेव फ्रंट है, ये आपतित हो रही है किस पर? x डैश पर। तो बताओ बाबू कि ये यहाँ तो टच कर गया है, ऐसे दिखाता है, ऐसे दिखाता है। देखो तो ये यदि हम वेव फ्रंट माने, इसी को लो, ये देखो तो यहाँ तो ये पॉइंट टच कर गया। अब है कि T समय तक ये चलेगा, तो ये तो अभी आगे बढ़ेगा चूँकि इसके पास तो जगह है, लेकिन इसके पास जगह है क्या? ये पॉइंट के पास नहीं। तो क्या होगा? ये यहीं से लौटेगी, ये आगे बढ़ेगी। देखो बढ़ा रहे हैं, देखना, ये आगे वो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि रुकने वाला नहीं है। जिसके जितना वेलोसिटी C का है उतने वेलोसिटी A का है, चूँकि दोनों प्रकाश का वेग के रूप में ही चलेगा। चलो ऐसे देखो, हाँ, यानी C जब F पर आ गया तो ये कहाँ पर चला गया? H पर चला गया। इसीलिए स्पर्श रेखा खींच करके पता किए थे, क्योंकि ये तो एक प्लेन है, प्लेन सतह है, ऐसे आएगा तो निश्चित रूप से ये प्लेन ऐसे ही होगा। यही तो है प्लेन वेव फ्रंट। हालांकि हम ये स्टिक के रूप में दिखाए हैं, ये छोटा होने के कारण से ये बड़ा होता दिखाते। देखो ये प्लेन वेव फ्रंट है, और ये ऐसे आया और ये इस तरह से मुड़ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो रिफ्लेक्ट, मुड़ गया मतलब रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे आया ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट हो करके ऐसे हो, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हम लोग पता किए। अब क्या पता करना होगा? अब I बराबर R प्रूफ करना है, और देखते हैं। चलो ये बताओ, यहाँ से नॉर्मल डाल दें हम क्या? यहाँ ये पॉइंट पर नॉर्मल डालें
ये क्यों नहीं डालिएगा, डाल सकते हैं, क्योंकि x डैश क्या है, परावर्तक सतह है। और कुछ देर के लिए ये देखो तो ये क्या है, ये PQ क्या, आपतित किरण है। तो पहले से हम लोग क्या जानते हैं, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये पूरा एंगल कितना है बाबू, ये पूरा एंगल कौन, ये वाला, ये ABC पर ये PA आपतित किरण है, तो ये क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो आप बताओ तुम, अब हमको बताना कि ये आपतित किरण है, तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। तो I बराबर R होगा, लेकिन R I यहाँ है तो यहाँ R होगा, लेकिन R का वैल्यू किसके बराबर, I के बराबर ही हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ तक मेरा एंगल क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इतना सा एंगल कितना होगा बताओ। तो कहोगे पूरा एंगल 90 है, 90 में घट जाएगा, कि ये क्या घटा दोगे, क्या घटा दोगे 90 में, गौर करना। ये पूरा हम बात करेंगे कि अभिलंब आपतित किरण दोनों के बीच का एंगल I है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसको लेने की ज़रूरत हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि क्यों, क्योंकि बताओ ये है, ये क्या है, ये ABC समतल तरंगाग्र है, और ये किरण है प्रकाश की, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल तुम कह सकते हो कि 90 माइनस I होगा, ये क्लियर ज़्यादा होगा। अब फिर देखो ये नॉर्मल है, और x डैश क्या है, ये परावर्तक सतह है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अभिलंब और परावर्तक सतह के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा बाबू यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ ये अकेले 90 माइनस I है, तो ये एंगल कितना होगा, पूरा 90 बनाना है, तो 90 माइनस I में I जोड़ोगे तब तो 90 होगा। इसका मतलब ये किरण कितना, ये कोण कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार देखो, एक बार देखो बाबू, कुछ नहीं किए हैं, ऐसे है रे, ऐसे है, ऐसे देखो न फ्रेश में, ये 90 डिग्री है, ऐसे खींच दिए, ये I हो गया, तो ये कितना होगा 90 माइनस I। अब ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, क्यों नॉर्मल है, 90 डिग्री पूरा है, या अकेले 90 माइनस I है, इसका मतलब ये I होगा, तब तो जोड़ेंगे तो 90 होगा। क्लियर हो गया होगा। अब हमको ये बताओ, अब ये बताओ कि यहाँ भी वही स्थिति बनेगी, यहाँ पर ये क्या सर, अरे यहाँ बनेगी, ये क्या देखे, ये आपका परावर्तक सतह और परावर्तक सतह और आपतित वेव फ्रंट के बीच का कोण क्या हो गया I। ध्यान देना, परावर्तक सतह और आपतित किरण, आपतित वेव फ्रंट के बीच का कोण हो गया I। तो क्या होना चाहिए, R का वैल्यू, R कौन सा होना चाहिए, परावर्तित वेव फ्रंट और परावर्तक सतह के बीच का कोण होना चाहिए, ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए, कितना
आर। उसी तरह से जैसे ये प्रूफ कर दिए उसी तरह आप यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं, ये भी क्या होगा आर। आइए यदि वैसा हो गया तो हम लोग नाउ फ्रॉम ट्रायंगल किससे लेंगे, ए सी एफ। बताओ ए सी एफ से साइन, सॉरी यही ना, ए सी एफ ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने एक भुजा, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो साइन आई बराबर क्या लिखोगे, P बाय एच सी एफ बाय ए एफ इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो इन ट्रायंगल या फ्रॉम ट्रायंगल किससे, फ्रॉम ट्रायंगल बोलो, फ्रॉम ट्रायंगल ये एच एफ राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एच एफ। कौन बोलेगा साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए एच बाय ए एफ। क्यों, अरे सब दिन जानता है लंब बटा कर्ण होता है, तो न्यून कोण के सामने एक भुजा लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण हो गया, तो ए एच बाय ए एफ हो गया। और ये गौर करो तो ए एच के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए एच के बदले हम ए डी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, दोनों त्रिज्या होती है। अब बताओ ए डी के बदले क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं। क्यों, ये एक तरह का आयत है, तो आयत के आमने सामने का साइड सामने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ऐसा सीखे तो बताओ हमको क्या दिखाई दे रहा है तुमको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एगा आर एच एस इक्वल है सर, तो आर एच एस क्या हो, एल एच एस क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या पाते हैं, साइन आई ये इज इक्वल टू साइन आर होगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आर होगा। बताओ प्रूव्ड हुआ, साबित हुआ आई बराबर आर। ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन हुआ। तो क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर परावर्तन के द्वितीय नियम की व्याख्या हो गई। नहीं, चलो लिखो, ऐसे भी कह सकते हो, जो कि परावर्तन का लिखो, परावर्तन का दूसरा नियम है। हो गया। अब प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो तुम कंस्ट्रक्शन से ही देख लो ना, कंस्ट्रक्शन यानी चित्र से यह ऑल्सो देकर लिखना, चित्र से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है बाबू, आपतित किरण और ये क्या, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर
डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। कैसे जी? अभी जो हम बोर्ड पर बनाए हैं तो बोर्ड पर क्या है, तीनों एक ही तल में है कि नहीं, ये एच और ये एन तीनों एक ही तल में। तो इससे साबित हो गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी सही है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की व्याख्या हो गया इसके आधार पर। तो यही था लॉन्ग क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट किए। कोशिश किए हम पूरी तरह समझाने का, लेकिन फिर भी कोई कठिनाई रह गई हो, किसी को कोई समस्या हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो कमेंट करके हमसे पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।